नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज का जो क्लास होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और साथ साथ देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, जिसमें हम बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है यह क्यों होता है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है मुख्य रूप से कौन से नेता जो है अपना मुख्य भूमिका अदा करते हैं, तथा इसमें जो भारत के पॉलिटिकल पार्टी है जैसे कि आपका कांग्रेस हो जाती है, यह किस तरह से अपना इस गोल में सविनय अवज्ञा आंदोलन में योगदान देती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जो हमारा पिछला क्लास हुआ था वो हुआ था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को लेकर हमने बात की थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिचय देखेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी शुरुआत किस तरह से होती है। उसके बाद देखेंगे कि राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं में देखेंगे कि जो भारत के पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना किस तरह से योगदान दे रही है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लॉर्ड इरविन की घोषणा। ठीक है, यानी कि लॉर्ड इरविन भी जो है एक घोषणा करते हैं, गोलमेज सम्मेलन का जो है प्रस्ताव रखता है, इसको भी बात करेंगे। और होता है आपका दिल्ली घोषणा पत्र। तो इस दिल्ली घोषणा पत्र में कौन कौन से नेता बैठक करते हैं, किस तरह की बातें होती है दिल्ली घोषणा पत्र में, ये जानेंगे। और होता है आपका लाहौर अधिवेशन और फाइनली होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है भारत के हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, हर शहर में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा हमारा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहता है, गोलमेज सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहता है, इसमें किस तरह के उम्मीदवार शामिल होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो है एक वार्षिक अधिवेशन होता है 1928 में। ठीक है, और ये जो वार्षिक अधिवेशन होता है ये होता है कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर होता है, कोलकाता में। और इसी कोलकाता में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं कौन, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है यह अधिवेशन संपन्न की जाती है। और इस अधिवेशन का जो निर्णय रहता है वह निर्णय रहता है डोमिनियल स्टेट को स्वीकार करना है। ठीक है, यानी कि भारत को जो है डोमिनियल स्टेट बनाने की जो है जितने भी कांग्रेस नेता जो है जितने भी कांग्रेस नेता हैं उस चीज़ को, डोमिनियल स्टेट को जो है स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जो युवा नेता हैं इस डोमिनियल स्टेट को लेकर के जो है, इस जो डोमिनियन स्टेट को कांग्रेस ने स्वीकार किया है इस पर जो है आपत्ति जताते हैं। ठीक है, और आपत्ति जताते हुए जो युवा नेता हैं ये चाहते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो है मांग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जैसे कि मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सभी के द्वारा अपील पर कि डोमिनियल स्टेट को जो बनाने के लिए भारत को 2 वर्ष कम से कम देनी चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष जो है कांग्रेस जो है भारत को डोमिनियल स्टेट बनाने के लिए 2 वर्ष देती है, लेकिन युवा नेता के दबाव के कारण जो है यह जो समय है 2 वर्ष जो है यह 1 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, यानी 1 वर्ष के अंदर जो है भारत को डोमिनियल स्टेट बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये कहते हैं आपके युवा नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अगर इस तरह से 1 वर्ष के अंदर ये डोमिनियल स्टेट भारत को नहीं मिलता है तब भारत में जो है एक जन आंदोलन देखने को मिलता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह का जो है विचार रखते हैं, इस तरह का जो है बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जब कांग्रेस के युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस तरह की 1 वर्ष का टाइम देते हैं ब्रिटिश सरकार को भारत को डोमिनियल स्टेट बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि इस चीज़ को बताने के लिए, इस चीज़ को प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए महात्मा गांधी जी जो है भारत की यात्रा करते हैं। ठीक है, भारत के जो नागरिक हैं उन सभी को रूबरू करने के लिए इस चीज़ से भारत की यात्राएं करते हैं। और ये जो यात्रा शुरू होती है महात्मा गांधी की ये होती है 1929 में। ठीक है, और यहीं से हम देखते हैं महात्मा गांधी की जो राजनीतिक संघर्ष इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं भारत की यात्रा करते हैं, सभाएं आयोजित करते हैं। ठीक है, जगह जगह पर महात्मा गांधी जो है
सभाएं आयोजित करते हैं, सभाएं आयोजित करके इस चीज़ को बताते हैं, युवाओं से अपील करते हैं, ठीक है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार कार्यक्रम की जो है अपील करते हैं। कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति है, इस कार्यकारिणी समिति के माध्यम से जो है विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का गठन करी जाती है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति जो है इस विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का जो है गठन करती है। इसी संघर्ष में जो है इसी दौरान महात्मा गांधी जी जब इस चीज़ को अपील कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं, तो इसी समय हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करने का जो समय होता है वो होता है कहाँ पर, कब होता है, 1929 में, ठीक है। कहाँ, कोलकाता में। और जब महात्मा गांधी जी को 1929 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये जो आंदोलन होता है ये थोड़ा उग्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा हो जाता है आपका, ठीक है, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है बम फेंकने का कार्य किया जाता है। केंद्रीय विधानसभा में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंकने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। साथ साथ देखते हैं आपका मेरठ षड्यंत्र केस। तो इस तरह की जो है घटनाएं होने लगती है, यही आंदोलन जो है तीव्र हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी इरविन, ठीक है, भारत के वायसराय इरविन के द्वारा जो है घोषणा की जाती है। इरविन के जो है घोषणा आती है और उस घोषणा में जो रहता है वो रहता है गोलमेज सम्मेलन को लेकर, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन को लेकर के जो है इस तरह की बातें करता है। और इस गोलमेज सम्मेलन में बात करते हैं कि भारत को डोमिनियल स्टेट बनाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का जो है प्रस्ताव रखी जाएगी। कौन करता है, ये लॉर्ड इरविन, ठीक है। और ये जो लॉर्ड इरविन की जो घोषणा है यह कब है, 31 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 1929 को जो है ये लॉर्ड इरविन घोषणा करते हैं गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव को, ठीक है। तब जाकर के देखते हैं हम कि भारत के जितने भी कांग्रेस नेता है, भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उन सभी को जो है एकत्रित करी जाती है और इस गोलमेज सम्मेलन पर जो है विचार विमर्श की जाती है, ठीक है। और इसी विचार विमर्श को हम देखते हैं तो जिसे हम कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है। और इसी में जो है भारतीय नेता आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। देखिए अब इस दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या होता है, तो देखिए अब बात करते हैं। तो ये जो दिल्ली घोषणा पत्र होता है यह होता है 2 नवंबर 1929 को, ठीक है। 2 नवंबर 1929 को दिल्ली घोषणा पत्र होता है जिसमें डोमिनियल स्टेट बनाने की योजना तैयार करना है, ठीक है। इस जो घोषणा पत्र होता है दिल्ली में जितने भी नेता मिलते हैं और इस नेता मिलने के बाद जो है जो निर्णय होता है वो होता है डोमिनियल स्टेट बनाने की जो है योजना तैयार करना, न कि डोमिनियल स्टेट बनाने की बातचीत करना, ठीक है। ये मतलब जितने भी नेता हैं वो आपस में मिलकर जो बात करते हैं कि भारत को जो है डोमिनियल स्टेट बनाने की योजना बनानी चाहिए इस गोलमेज सम्मेलन में, न कि डोमिनियल स्टेट बनाने का प्लान हो, मतलब कि बनाई जाए नहीं जाए, ऐसे नहीं, डोमिनियल स्टेट बनाने की जो योजना है उसको तैयार करना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका बैठक में कांग्रेस का जो है बहुमत होना चाहिए, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उस गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के नेता जो है अधिक मात्रा में बहुमत में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हो जाएगा राजनीतिक अपराधी को क्षमा किया जाए, यानी कि महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद जो हमें जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो उन सभी जो क्रांतिकारी नेता हैं उन सभी को जो है जेल में डाल दिया जाता है, तो ठीक है। उन्हीं को बात करते हैं कि ये जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि इरविन जो है इस चीज़ को अस्वीकार कर देता है, ठीक है। जब इस चीज़ को अस्वीकार कर देता है तो कांग्रेस के द्वारा जो है अधिवेशन होता है, ठीक है। कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन होता है और ये जो अधिवेशन रहता है वार्षिक अधिवेशन के रूप में हम देखते हैं और इसी को हम कहते हैं लाहौर अधिवेशन। अब इस लाहौर अधिवेशन में क्या क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन है, ये लाहौर अधिवेशन होता है इरविन के द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र ठुकरा देने के कारण, इनकार कर देने के कारण, ठीक है। तब इस लाहौर अधिवेशन क्या होता है, तो ये जो लाहौर अधिवेशन होता है ये होता है दिसंबर 1929,
ठीक है। दिसंबर 1929 में ये लाहौर अधिवेशन होता है, जिसका मेन उद्देश्य हो जाता है, मुख्य उद्देश्य बन जाता है पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार करना, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और इन्हीं के अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक कथन बोलते हैं, एक मतलब कि अपना वाक्य देते हैं, जिसे हम मतलब कि जो है कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है भारत के जो नागरिक हैं आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। यानी कि भारत के नागरिक को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित करते हैं इस विदेशी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, ठीक है। देखिए अब ये बात करते हैं लक्ष्य के, ठीक है, कि इस लाहौर अधिवेशन में क्या होता है। तो लाहौर अधिवेशन जो होता है यह पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य घोषित करती है, ठीक है, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि कार्यकारी समिति को जो है आंदोलन का कार्य सौंपा गया। यानी कि हम देखते हैं कि जब लॉर्ड इरविन दिल्ली घोषणा पत्र इनकार कर देती है तो आंदोलन शुरू होना तय है, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ठीक है। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह कार्यकारी समिति को सौंपा गया, ठीक है, जो कि कांग्रेस का कार्यकारी समिति है। तीसरा हो जाएगा कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो सदस्य काउंसिल में अगर भाग लिए हैं तो वो जितने भी सदस्य हैं उस काउंसिल को जो है त्याग कर दें, या फिर जितने भी भाग लेने वाले हैं वो अपनी मतलब कि उसमें भाग लेने से जो है मना कर दिया जा रहा है इस कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। चौथा हो जाता है कि 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तब जाकर हम देखते हैं आधी रात, ठीक है, आधी रात को इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हुए रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लाहौर अधिवेशन, जिसमें देख लेते हैं, जिसमें देखें आपका उद्देश्य क्या है इस लाहौर अधिवेशन का, किस तरह की बातें होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब आता है महात्मा गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। अभी ये महात्मा गांधी जी को 11 सूत्री मांगे जो है ये अभी हम कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं एक डिमांड के रूप में देखते हैं, जो लाहौर अधिवेशन का जो है दूसरा चरण या दूसरा डिमांड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या है, देखिए हम बात करते हैं कि गांधी जी की ये 11 सूत्री मांगे, ठीक है। तो गांधी जी की ये जो 11 सूत्री मांगे हैं यह गांधी जी अपने यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हैं, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका में जो है यह 11 सूत्री मांगे का डिमांड करते हैं। और ये जो 11 सूत्री मांग जो है अब इस यंग इंडिया में लिखे महात्मा गांधी जी को 11 मांगे हैं। इस मांग को जो स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को जो टाइम देते हैं वो देते हैं 31 जनवरी 1930, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है 31 जनवरी 1930 तक जो है इस गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर जो है अपना विचार विमर्श रखे, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं रखती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की जाएगी। अब वो जो मांगे हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो मांगे हैं कि सिविल सेवा तथा सेना में 50% की व्यय, ठीक है, 50% की व्यय कमी की जाए, ठीक है। सिविल सेवा और सेना में जो है व्यय में कम करना चाहते हैं कौन, महात्मा गांधी, कितना, 50%। दूसरा जो मांग है महात्मा गांधी की वो है नशीली वस्तु पर रोक लगाया जाए, जैसे आपका अफीम वगैरह हो गया, शराब वराब हो गया, ये चीज़ों पर जो है रोक लगाने की बात करते हैं। तीसरा जो है वो हो जाएगा CID विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या इसे ख़त्म कर दिया जाए। चौथा हो जाएगा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार का उपयोग किया जाना चाहिए, ब्रिटिश सरकार से इस तरह की अपील की जाती है। पांचवा हो जाएगा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। छठवां हो जाएगा डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। सातवां हो जाएगा रुपए का जो विनिमय दर है उसको घटा करके 1 शिलिंग 4 पेंस यानी 1 शिलिंग और 4 पेंस की जाए, ठीक है। आठवां हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए, ठीक है।
भारत में जो विदेशी कपड़ा आयात हो रहा है उस पर नियंत्रित करने की बात करते हैं। 9वां है तटीय यातायात विधेयक पास की जाए। 10वां हो जाएगा लगान में 50% की कमी की जाए। और 11वां क्या है, नमक कर समाप्त करना। ठीक है, तो इस तरह के जो है महात्मा गांधी जी अपना 11 सूत्री मांगे रखते हैं। कब, 11 सूत्री मांगे रखते हैं 31 जनवरी 1930 तक। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस 11 सूत्री मांग का जो महात्मा गांधी का है, इस पर भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, यानी कि इस पर भी जो है मना कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इस पर भी कोई मतलब कि ब्रिटिश सरकार जो है इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई जवाब नहीं देता है। तब जाके महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम में जो है, ठीक है, साबरमती आश्रम में बैठक आयोजन की जाती है। और बैठक आयोजन में जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए बात विचार विमर्श जो है किया जाता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह किस मुद्दे को लेकर के चलाया जाएगा। ठीक है, और वहीं पर ये जो मुद्दा बनता है नमक का बनता है। ठीक है, यानी कि नमक सत्याग्रह। अब ये जो नमक सत्याग्रह है यह दांडी मार्च के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इस दांडी मार्च का कि दांडी मार्च क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब दांडी मार्च की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो महात्मा गांधी जी जो है 78 समर्थक के साथ जो है दांडी के लिए पद यात्रा करते हैं। ठीक है, नमक कानून को अपना मुद्दा बनाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, और अपने 78 समर्थक के साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं। जो निकलने के बाद टोटल 24 दिन चल करके 240 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। और दूरी तय करने के बाद 5 अप्रैल दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को जो है कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल पहुंचते हैं और 5 अप्रैल पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को जो है नमक बनाते हैं। और नमक बनाने के बाद जो है इस नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, और इसी बीच हम देखते हैं ये नमक कानून तोड़ने के बाद जो है महात्मा गांधी जी जो है 9 अप्रैल को एक निर्देश जारी करते हैं। और उस निर्देश में जो है भारतीयों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं इस आंदोलन को लेकर के, इस नमक सत्याग्रह को लेकर के। तो देखिए वो क्या क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी संभव हो, ठीक है, जहाँ कहीं भी संभव हो, जहाँ कहीं भी संभव हो नमक कानून तोड़कर नमक बनाई जाए की कोशिश की जाए, पहला निर्देश देते हैं। दूसरा बात करते हैं नशीली वस्तुओं, विदेशी कपड़ा जैसे स्थान पर जो है विरोध प्रदर्शन करना। यानी कि भारत में जहाँ नशीली वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, जहाँ नशीली वस्तुएं बेची जा रही है, विदेशी कपड़ा का जो दुकानें व्यापार है, उन सभी जगहों पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जाए। तीसरा हो जाएगा कि वकील जो है अपनी वकालत छोड़ दें। ठीक है, चौथा जो है विदेशी न्यायालय का जो है बहिष्कार किया जाए। 5वां हो जाएगा सरकारी कर्मचारी जो है अपना त्याग पत्र दे दे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि इसी महात्मा गांधी जी के अपील के बाद जो है गुजरात में लगभग 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारी, कितना, 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारी, ठीक है, 300 सरकारी कर्मचारी जो है अपना त्याग पत्र देते हैं। छठा बात करते हैं तो छठा बात जो है वो करते हैं छात्र से कि छात्र जो है स्कूल का त्याग कर दे, कॉलेज जाना छोड़ दे। 7वां हो जाता है स्थानीय नेता को सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखें। जितने भी स्थानीय नेता हैं वो अपना सत्य अहिंसा जो है सर्वोपरि रखें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, असहयोग खिलाफत आंदोलन चलाया जाता, तो चोरा चोरी कांड का ही एक रूप, चोरा चोरी कांड जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन बंद होने का कारण बनता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी जो है स्थानीय नेता से अपील करते हैं कि सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखेंगे। ठीक है, देखिए जब यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च चलाई गई तो इसका जो है पूरे भारत में देखने को मिलता है। पूरे भारत में जो है इस दांडी मार्च का नमक कानून को विरोध प्रदर्शन करने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए पूरे भारत में जो है
प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब इसी प्रचार प्रसार में हम देखते हैं कि नमक कानून का प्रचार प्रसार में देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और जब 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो अत्यधिक मात्रा में तीव्र हो जाता है। ठीक है, और उसी समय देखते हैं कि 14 अप्रैल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, और 4 मई को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, जब 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति है, ठीक है, कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति है एक घोषणा पत्र जारी करती है। अब इस घोषणा पत्र में क्या क्या है, तो वो है कि रैयतवादी में जो है आदा न किया जाए। तो दूसरा हो जाएगा जमींदारी क्षेत्र कर का आदा न करें। ठीक है, कर आदा न करें। तीसरा हो जाएगा कि मध्य प्रांत में वन कानून तोड़ा जाए। ये सारे कौन करता है, कार्यकारिणी समिति, और ये कार्यकारिणी समिति को ही इस आंदोलन को सौंपा गया है। ठीक है, आंदोलन को जो है सौंपा गया है। तो ये सारी घोषणा जो होती है ये होती है महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के गिरफ्तारी के बाद। और जब यह गिरफ्तारी हो जाती है तो भारत में जो है, भारत के हर शहर में कोने कोने में जो है इस आंदोलन का प्रचार देखने को मिलता है, अत्यधिक मात्रा में फैल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि इन सभी जगहों पर, जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी जगहों पर जो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जो नमक कानून तोड़ो का जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य में किस तरह के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बात करते हैं यह तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु में जो होता है यह 1930 में, अप्रैल 1930 में इसकी शुरुआत होती है, जो तंजौर के समुद्र तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा जाता है। और इसको करने वाले जो रहते हैं नेता, वो रहते हैं कौन, राजगोपालचारी। राजगोपालचारी के नेतृत्व में जो है यह कार्य का संपन्न किया जाता है। मुद्दा की अगर बात करते हैं तो मुद्दा जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि शराब का विरोध प्रदर्शन होता है, मिल हड़ताल की जाती है, दुकान पर जो विरोध प्रदर्शन होता है, जितने भी दुकान है जहाँ पर विदेशी कपड़ा, नशीली वस्तुओं का व्यापार होता है, उस दुकान के सामने जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो है नमक पद यात्रा आयोजन की जाती है। ठीक है, नमक पद यात्रा जो है आयोजन की जाती है, जो अत्यधिक मात्रा में गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिला में देखने को मिलता है। और ये जो आयोजित की जाती है आंध्र प्रदेश में, तो ये जो आयोजन होता है यह आंध्र प्रदेश के जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कामा और राजू जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कार्य के बाद तो दमनकारी हथकंडों का जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं हम तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा, ये हो गया तीसरा, ये हो जाएगा दूसरा, और ये पहला। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो इस कार्य को संपन्न करने वाले रहते हैं वो रहते हैं गोपाल बंधु चौधरी, जो कि बालासोर, कटक और पुरी में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। चौथा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन से है आपके, तो सुभाष चंद्र बोस और सेन गुप्ता के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया जाता है, जिसमें देखते हैं कि किशोरगंज में जो है सांप्रदायिक दंगे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा चौकीदारी और यूनियन बोर्ड का जो है विरोध प्रदर्शन किया जाता है। चटगांव लूट भी हमें देखने को मिलता है, कलकत्ता में। चौथा हो गया। पांचवा बात करते हैं तो ये हो जाएगा केरल के मालाबार क्षेत्र। मालाबार क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर भी जो है नमक और पद यात्रा शुरू की जाती है, जो कि केलपम के नेतृत्व में की जाती है। छवा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में क्या होता है, मिल प्रदर्शन होता है, रेलवे स्टेशन को जलाया जाता है, पुलिस स्टेशन को जो है, नगर पालिका भवन, जितने भी जो है इन सभी में विरोध प्रदर्शनकारियों के द्वारा आग लगाई दी जाती है, जलाई जाती है। ठीक है, गुजरात में देखते हैं, ये छवा हो गया, ये हो जाएगा सातवां गुजरात। तो गुजरात में देखते हैं कि गुजरात में जो आंदोलन होता है वो अत्यधिक मात्रा में खेड़ा, सूरत, बरदोली और भरौल क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में प्रदर्शन देखने को मिलता है। जिसमें बात करते हैं आंदोलन का, तो कर अदा न करने का विरोध होता है, भू राजस्व से इनकार करने की बात की जाती है। तो ये मतलब कि भारत के हर क्षेत्र में, हर राज्य में लगभग देखने को मिलता है। ये बात कर लेते हैं आपका बिहार का। ठीक है, कि महात्मा गांधी के ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो नमक कानून का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिहार में किस तरह से हो रहा है। तो
इस आंदोलन में बिहार का जो चंपारण, ठीक है, बिहार का जो जिला है वो है चंपारण और सारण, यह अत्यधिक मात्रा में सक्रिय रहता है, ठीक है। और अत्यधिक मात्रा में सक्रिय होने के कारण जो है नखास तालाब में जो है इस कानून को बनाकर तोड़ा जाता है, ठीक है। नखास तालाब को चुना जाता है इस कानून को तोड़ने के लिए, जो कि इसका नेतृत्व करने वाले कौन रहते हैं? अंबिका कांत। अंबिका कांत के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। अब बात करते हैं विरोध प्रदर्शन का। बिहार में ही तो विरोध प्रदर्शन होता है, चौकीदारी का विरोध होता है, जो भागलपुर, सारण और मुंगेर में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जो इसका नेतृत्व करने वाले रहते हैं राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहार में। अब बात करते हैं सहभागिता की, कि महात्मा गांधी का यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन में किस तरह की सहभागिता होती है, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महिलाएं की। तो महिलाएं जो भाग लेती है वह आमतौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए लेती है, ठीक है। विरोध प्रदर्शन के लिए यह भाग लेती है कि जितने भी विदेशी वस्तुएं, जितने भी नशीली वस्तुएं, जितने भी नशीली वस्तुओं का जो व्यापार होता है, उन सभी जगहों पर जो है ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं छात्र को। तो छात्र का जो कार्य होता है वो भी महिलाओं की तरह सेम देखने को मिलता है, जिसमें कार्यक्रम पर जो है यह आयोजन करते हैं, कार्यक्रम का जो है यह आयोजन करते हैं। इनके द्वारा स्कूल कॉलेज छोड़ी जाती है। मुसलमान की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए मुसलमान की अगर बात करेंगे तो मुसलमान जो है इसमें कहीं नगण्य के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि मुसलमान जो है इसमें अधिक सक्रिय नहीं रहते। अब अधिक सक्रिय न रहने के कारण देखा जाए तो इसमें दो कारण होता है। पहला कारण बात करते हैं तो पहला कारण हो जाएगा कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, ठीक है, ठीक है, जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उन मुस्लिम नेताओं के द्वारा जो है मुस्लिम समुदाय को जो है इस आंदोलन में पृथक रहने की बात करते हैं, ठीक है, पृथक रहने की सलाह दिए हैं, ठीक है। मुस्लिम नेताओं के द्वारा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों से जो है इस आंदोलन से अलग रहने के लिए सलाह दी गई है। पहला ये हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं कि तो दूसरा जो मेन कारण होता है वो होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम पार्टी है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको जो है यह आश्वासन दिया है सांप्रदायिक चुनाव को लेकर के, तो जिसके कारण जो है मुस्लिम इस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम तीसरा जो है मुस्लिम, तो मुसलमान जो है इसमें नगण्य के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यधिक मात्रा में सक्रिय नहीं रहते हैं। चौथा हो जाएगा आपका छोटे व्यापारी, जो वाणिज्य मंडल में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पांचवा हो जाएगा जनजाति, जो कि मध्य प्रांत, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है अत्यधिक सक्रिय रहता है। वहीं मजदूर हो जाएंगे आपके छुआ, जो बम्बई, मद्रास और कोलकाता, सोलापुर के जो है बढ़ चढ़ कर इस सविनय अवज्ञा में भाग लेते हैं और इसको सफल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे सरकार की प्रतिक्रिया, कि इस चीज़ को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है किस तरह के हथकंडे अपनाती है, किस तरह का जो है रवैया अपनाती है, ठीक है। देखिए जब ये जो महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह है, ठीक है, इस नमक सत्याग्रह को जब भारत में तीव्र अत्यधिक मात्रा में तीव्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो ब्रिटिश सरकार जो है दमन का सहारा लेती है, ठीक है, दमन का सहारा लेती है। और दमन का सहारा में देखते हैं कि पुलिस के द्वारा किस तरह कार्य किए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज किया जाता है, यानी कि भारत में जितने भी प्रदर्शनकारी आंदोलन होते हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी नेता होते हैं, उस पर जो है लाठीचार्ज की जाती है, जिसमें कुछ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कुछ को घायल हो जाते हैं, और जो बचे खुचे रहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। पहला हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा कि भारत के प्रेस पर जो है ब्रिटिश सरकार प्रतिबंध लगा देती है। तीसरा हो जाएगा प्रांतीय सरकार को, ठीक है, प्रांतीय सरकार को नागरिक आंदोलन को कुचलने के लिए छूट दे देती है। चौथा हो जाएगा कार्यकारिणी समिति, यानी कि कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति है उसको अवैध घोषित करने की जो है यहाँ पर कोशिश की जाती है, क्योंकि कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत ही जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कार्यकारिणी समिति के अंतर्गत ही इस सविनय अवज्ञा को
शुरू की जाती है। इसीलिए कार्यकारी समिति को अवैध घोषित करने की यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है कोशिश करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता। देखिए, अब गांधी इरविन समझौता की अगर बात करते हैं तो 25 जनवरी 1931, ठीक है, 25 जनवरी 1931 गांधी जी और कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं इनको जेल से रिहा कर दी जाती है बिना शर्त के। ठीक है, जब बिना शर्त को इनको जेल से रिहा कर दी जाती है तो कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति है, इस कार्यकारिणी समिति के द्वारा गांधी जी को आमंत्रित की जाती है भारत के वायसराय से वार्ता करने के लिए। ठीक है, भारत के वायसराय इरविन से जो है वार्ता करने के लिए आमंत्रित करते हैं और महात्मा गांधी जो है इसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद जो है 19 फरवरी 1931 को गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलते हैं और लॉर्ड इरविन से मिलने के बाद जो यह वार्ता होता है टोटल 15 दिनों तक करते हैं। ठीक है, 15 दिन तक वार्तालाप करने के बाद जो है 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब इस गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में देखते हैं कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच क्या क्या बातें हुई, किस चीज़ पर सहमति जताई गई। तो वो है पहला, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया जाए। ठीक है, राजनीतिक कैदी को जो है छोड़ने की बात करते हैं। दूसरा होगा कि अपहरण की गई संपत्ति को वापस की जाएगी। तीसरा हो जाएगा कि जो सरकारी सेवक हैं जो त्याग पत्र देते हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत, तो उन जितने भी त्याग पत्र सेवक हैं उसको जो है उस पर विचार विमर्श किया जाए वापस रखने के लिए। चौथा हो जाएगा निश्चित सीमा के भीतर नमक कानून की अनुमति दी जाए, निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की जो है अनुमति दी जाए। पांचवा हो जाएगा नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। छठवां बात करते हैं आपातकालीन अध्यादेश जो है वापस ले लिया जाए ब्रिटिश सरकार को। लेकिन क्या होता है कि वायसराय जो है इस गांधी जी के इस वार्तालाप में जो है 2 बात से इनकार कर देता है और वो जो 2 बात है वो है भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की सजा। ठीक है, इन बात को इनकार करता है। तो दूसरा हो जाए पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल। अब पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल ये होता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो जिसमें हम देखते हैं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो जाते हैं तो भारत में जो है आंदोलन देखने को मिलता है। तो उसी आंदोलन को जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है पुलिस अधिकारी को छूट देती है। तो इरविन जो है इस बात को जो है माना कर देता है कि पुलिस जो है जांच पड़ताल अपना जारी रखेगी, इस बात पर सहमत होते हैं इरविन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें रहती हैं जो कि इरविन जो है अपना मतलब कि गांधी जी के बात को इनकार कर देता है और अपना बात रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन कि ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि इरविन के अंतर्गत जो है इरविन का एक घोषणा पत्र आता है जो कि यह इरविन का जो घोषणा पत्र है वह कब आया था, तो वह आया था 31 अक्टूबर 1929 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1929 को 31 अक्टूबर 1929 को जो है यह इरविन का घोषणा पत्र आया था जिसमें हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव को लेकर बात की गई थी जो कि डोमिनियल स्टेट से संबंधित है कि डोमिनियल स्टेट को भारत को जो है डोमिनियल स्टेट के दर्जा दिया जाए। तो वहीं हम बात करेंगे कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है यह क्या है, इसमें किस तरह की योजनाएं तैयारी की जाती है, इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन होते हैं। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो होता है नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में देखने को मिलता है जिसमें भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो रहते हैं तीनों ब्रिटिश दल के, जिसमें लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल। ब्रिटिश पार्टी है वो लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और श्रमिक दल पार्टी जो है वहीं जो है इसमें भाग लेती है। पहला हो जाएगा। दूसरा जो प्रतिनिधि करने वाले रहते हैं लोग हैं वो है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चयनित ब्रिटिश भारत का सदस्य,
ठीक है। यानी कि दूसरा जो बात करते हैं भाग लेने वाले तो वो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनोनीत या चयनित ब्रिटिश भारत का जो है सदस्य रहता है। तीसरा हो जाएगा भारत के राज रजवाड़े यानी कि राजकुमार, भारत के जितने भी राज रजवाड़े के राजकुमार थे वो इसमें भाग लेते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में देख लें कि किस तरह के लोग भाग लेते हैं। अब इस गोलमेज सम्मेलन का कार्य की बात करते हैं तो क्या क्या रहते हैं, किस तरह का अपना मत देते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं। तो वो है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, चाहे वो आपके राज रजवाड़े के राजकुमार हो, ठीक है, चाहे ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुनित चाहे मनोनीत ब्रिटिश भारत के सदस्य हो, या फिर ये आपका पार्टियाँ हो इंग्लैंड के, ठीक है। तो हो गया ये कि ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना निष्ठा रखते हैं, ठीक है। जितने भी भाग लेने वाले सदस्य थे वो केवल अपना विचार रखते हैं इस गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। यानी कि हम ये देखते हैं कि इस गोलमेज सम्मेलन जो है भारत को डोमिनियल स्टेट बनाने के लिए किसी पर भी बात नहीं की जाती है, ठीक है। डोमिनियल स्टेट बनाने की जो है इस पर बात नहीं होती है। तब जाकर के जो है यह 29 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है, होता है, ठीक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो होता है 7 सितंबर से लेकर के 29 अगस्त तक 1931, ठीक है। 7 सितंबर से 29 अगस्त 1931 तक होता है, जिसमें महात्मा गांधी जी जो है 29 अगस्त 1931 को रवाना होते हैं राजपूतना जहाज से, ठीक है। किस चीज़ से होते हैं, राजपूतना जहाज। राजपूतना जहाज से जो है महात्मा गांधी जी 29 अगस्त 1931 को रवाना होते हैं, जो कि अपने अन्य साथियों के साथ। तो उनके अन्य साथियों में अगर बात करते हैं तो अन्य साथियों में कौन कौन से हैं, तो आपका आ जाएंगे मदन मोहन मालवीय, पहला साथी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। दूसरा साथी की अगर बात करते हैं तो दूसरा साथी आ जाएंगे आपके महादेव देसाई, महादेव देसाई। तीसरा साथी आ जाएंगे देवदास गांधी, देवदास गांधी। चौथा की बात करते हैं, चौथा जो इनके साथ जाते हैं इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो रहते हैं घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। साथ साथ देख लेंगे ठीक है। तो इस तरह के जो सदस्य हैं, इस तरह के जो नेता है महात्मा गांधी जी एक साथ जाते हैं और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अब उस दूसरा गोलमेज सम्मेलन के कार्य की बात करते हैं, किस तरह की वहाँ पर बातें की जाती हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के जो चर्चिल है, चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिण पंथ खेमा जो है कांग्रेस को जो है ब्रिटिश सरकार को बराबर नहीं मानता है। यानी कि ये जो चर्चिल के नेतृत्व में ये जो दक्षिण पंथ खेमा है वो मानता है कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के जो है बराबर नहीं है, यानी कि इसकी बराबरी नहीं कर सकता है ब्रिटिश सरकार का, कौन, कांग्रेस, ठीक है। साथ साथ ये भी कहता है कि भारत में जो है एक अच्छी ब्रिटिश शासन लागू करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपना पक्ष रखता है चर्चिल, दक्षिण पंथ की खेमा। दूसरा हो जाएगा, तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा जो है इस सम्मेलन में जितने भी नेतृत्व करने वाले सदस्य रहते हैं वो रहते हैं रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक लोग रहते हैं, ब्रिटिश राजभक्त का जो है प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। जितने भी प्रतिनिधि है वो सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी थे। चौथा हो जाएगा कि मुसलमान, आंग्ल भारतीय, ईसाई, ये जितने समुदाय थे ये पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। पांचवा देखते हैं कि भारतीय राज रजवाड़े जो है ये भी भारत संघ बनाने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तब जाके रैमजे मैकडोनाल्ड अपना निर्णय सुनाते हैं। तो वो निर्णय रहता है कि 2 मुस्लिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत और सिंध का जो है गठन करी जाएगी,
ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा कि भारतीय सलाहकार परिषद की गठन करी जाएगी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कि 3 विशेषज्ञ समिति का गठन होगा, और वो जो 3 विशेषज्ञ समिति रहेगा वो रहेगा वित्त विभाग, मताधिकार, राज्य संबंधी विभाग। तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जो है डोमेनियल स्टेट को लेकर के बात नहीं होती है। तब जाकर के महात्मा गांधी जी यहाँ से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तब जाकर महात्मा गांधी जी इस चीज़ से, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से नाखुश होते हैं, और नाखुश होने के बाद 28 दिसंबर 1931, ठीक है, 28 दिसंबर 1931 को जो है महात्मा गांधी जी भारत लौट आते हैं, ठीक है। और भारत लौट आने के बाद जो है 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर 1931 को कार्यकारिणी समिति के माध्यम से फिर से असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो है निर्णय लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने पर जो है विचार विमर्श करते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करेंगे हम एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्या है, कैसे होती है, उसमें किस तरह का कार्य किया जाता है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चलता है, जिसमें इस सम्मेलन बात करते हैं। तो इसमें जो है कोई भी कांग्रेस नेता भाग नहीं लेता है, और कांग्रेस में भाग न लेने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि यह सम्मेलन जो है खास प्रभाव में नहीं रहता है। और इसी सम्मेलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार एक श्वेत पत्र जो है प्रकाश करती है, और इसी श्वेत पत्र के आधार पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो इतना ही रहा आज का क्लास, जिसमें हम बात किए आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, जिसमें हम बात किए सविनय अवज्ञा आंदोलन, राजनीतिक घटनाएं भी देख लिए, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है इसके बारे में भी जान लिए, लाहौर अधिवेशन होता है जहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो है मांग करी जाती है 1929 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है, ठीक है। 11 सूत्री मांगे क्या है गांधी जी की, ये भी देख लिए, दांडी मार्च। तो ये सारी चीज़ें जो है यह भारत में देखने को मिलती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को जब नाखुश हो जाते हैं कांग्रेस और महात्मा गांधी जी वापस आ जाते हैं, तो वापस आने के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पूना समझौता होता है, वो किस तरह से होता है, तथा साथ साथ ये देख लेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।